डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति की तस्वीर पेश की। विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति की तस्वीर पेश की। आर्थिक मामलों की परिचर्चा में वैष्णव ने बताया कि दिसंबर 2022 तक भारत में 1500 अरब रुपये का लेन देन डिजिटल माध्यमों से हुआ। यह लेन देन सिर्फ एक वर्ष में हुआ। यह लेन देन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में हुए कुल डिजिटल लेन देन से ज़्यादा है। ऐसा भारत सरकार की अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की नीति के चलते हुआ है। यह देश को आर्थिक रूप से समावेशी बनाने के उद्देश्य का एक हिस्सा है। भारतीय बाल कल्याण परिषद 56 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करेगी। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW 56 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करेगी। इनमें 2020 के लिए 22, 2021 के लिए 16 और 2022 के लिए 18 बच्चे चयनित किए गए हैं। ये पुरस्कार 65 वर्षों से लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से इनका वितरण नहीं हो सका था। 2 बच्चों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहा है। सभी बच्चे अलग अलग 17 राज्यों से हैं। इन बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाएगी। इस परिषद के आजीवन सदस्य गीता सिद्धार्थ हैं। भारत सरकार इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये प्रदान करते हैं। भरत पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। मार्कंडेय, प्रहलाद, एकलव्य, अभिमन्यु, श्रवण, ध्रुव पुरस्कार के तहत 75 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं, जबकि शेष सामान्य श्रेणी में 40 हजार रुपये दिए जाते हैं। स्लीपर में गद्दे वाली सीटों का प्रावधान इन्होंने किया था। अपनी सादगी के लिए चर्चित रहे राजनीतिक मधु दंडवते का जन्म 1924 में ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले दंडवते 1977 में जनता पार्टी सरकार में रेल मंत्री नियुक्त किए गए थे। उस दौर में ट्रेन के AC कोच में ही गद्दे वाली सीटें होती थी। उन्होंने स्लीपर में गद्दे वाली सीटों का प्रावधान किया। BP सिंह की सरकार में वित्त मंत्रालय संभाला और बाद में योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 12 नवंबर 2005 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। गणतंत्र दिवस परेड में दिशा नौसेना के 144 युवा नाविकों के दल का नेतृत्व करेंगी। महिला नौसैनिक वायु संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने इस बात को सही साबित किया है। दिशा वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की गणतंत्र दिवस टीम की हिस्सा थी। उस समय से वह सशस्त्र बलों के गणतंत्र दिवस दल का हिस्सा बनने का सपना देख रही थी। 15 साल बाद उनका यह सपना सच होने वाला है। गणतंत्र दिवस परेड में दिशा नौसेना के 144 युवा नाविकों के दल का नेतृत्व करेंगी। झांकी में नारी शक्ति दिखेगी। नई दिल्ली पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने वाले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में ज़्यादा गेहूं आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में बड़े सहयोग का आग्रह कर सकते हैं। दुनिया के विकासशील देशों का अगुवा बनने का दम ठोकने के बाद भारत निर्गुट आंदोलन के सहयोगी रहे इस देश की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। बहुत संभव है कि इस बारे में अगले हफ्ते एक घोषणा हो। मिस्र भारत निर्मित युद्धक विमान तेजस व आकाश मिसाइल का इच्छुक है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी के बीच होने वाली 2 स्तरों की वार्ता के बाद आपसी सहयोग से जुड़े आधा दर्जन समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्रीलंका के सामने अक्षय ऊर्जा का हब बनाने का प्रस्ताव भारत ने रखा है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई मोर्चों पर काम कर रहे भारत ने श्रीलंका के सामने अक्षय ऊर्जा का हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। कोलंबो में शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के बीच हुई मुलाकात में इस पर सहमति बनी। भूटान और नेपाल के बाद श्रीलंका तीसरा पड़ोसी देश है जहाँ भारत ऊर्जा स्रोतों के विकसित कर इसका आपस में इस्तेमाल करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। भूटान और नेपाल में भारत पनबिजली परियोजना लगा रहा है। श्रीलंका में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा विकल्पों पर काम करने की तैयारी में है। चीन ने नाबालिगों के ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर समय सीमा 1 घंटे तय कर दी है।
चीन में 21 से 27 जनवरी तक सप्ताह भर के चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। चीन ने नाबालिगों के ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर समय सीमा 1 घंटे तय कर दी है, लेकिन बच्चों को इसका खास इंतजार है। उन्हें हर दिन ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 1 घंटे अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। बिहार ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप के सेमीफाइनल में मेघालय को 302 रनों से करारी शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। बिहार ने रणजी ट्रॉफी प्ले ग्रुप के सेमीफाइनल में मेघालय को 302 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही बिहार ने अगले सत्र में एलीट ग्रुप में खेलने के लिए अर्हता हासिल कर ली। बिहार का फाइनल मुकाबला 25 जनवरी को होगा। शिलांग में खेले गए 4 दिवसीय मुकाबले में मेघालय को बिहार ने हराया। 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी। आने वाले 5 वर्षों में अपने दायरे को बढ़ाकर दोगुना करने के लिए बीमा क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने उद्योग संगठन CCI के वार्षिक बीमा एवं पेंशन सम्मेलन में कारोबारी घरानों से इस क्षेत्र में निवेश की अपील की। पांडा ने कहा कि जीवन बीमा क्षेत्र में 14% का रिटर्न बना हुआ है, जबकि गैर जीवन बीमा क्षेत्र में यह 16% है। शीर्ष 5 कंपनियों के मामले में रिटर्न 20% है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र काफी प्रतिस्पर्धी है। EPFO पिछले वर्ष नवंबर में 16.26 लाख सदस्य जोड़े हैं। EPFO पिछले वर्ष नवंबर में 16.2 लाख सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2021 के मुकाबले इसमें 16.5% की वृद्धि रही है। मंत्रालय का कहना है कि नवंबर 2022 में जोड़ने वाले कुल 16.26 लाख में से 8.99 लाख सदस्य नए रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने नवंबर 2022 में 18.86 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। 19.5% की सतत वृद्धि बनाए रखना मुश्किल होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 19.5% की सतत वृद्धि बनाए मुश्किल होगा। इसका कारण यह है कि सरकार के सामने अगले वर्ष वैश्विक मंदी और उच्च कर आधार जैसी बड़ी चुनौतियां होगी। प्रत्यक्ष कर संग्रह में प्रमुख रूप से आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल होता है। वैश्विक मंदी के कारण 2023-24 में GDP की वृद्धि दर कम रहेगी, जिससे आयकर संग्रह प्रभावित हो सकता है। 10 जनवरी तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.31 लाख करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 19.55% की वृद्धि रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 13 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 10.417 अरब डॉलर की वृद्धि रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 13 जनवरी को समाप्त सप्ताह 10.417 अरब डॉलर की वृद्धि रही है। इसके साथ ही विदेश मुद्रा भंडार 5 माह के उच्चतम स्तर 572 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक की बड़ी साप्ताहिक वृद्धि में से यह एक है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.286 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 561.583 अरब डॉलर रह गया था। 341.13 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुआई अब तक हो चुकी है। रबी सीजन 2022-23 में 20 जनवरी तक 341.13 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुआई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि के 339.97 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इसमें मामूली वृद्धि रही है। गेहूं बुआई के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। रबी सीजन में सभी फसलों की बुआई का रकबा 696.35 लाख हेक्टेयर रहा है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 1 माह के बोधगया प्रवास से वापस लौट गए हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 1 माह के बोधगया प्रवास के बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला लौट गए। वे गया हवाई अड्डा से विशेष चार्टर विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। नई दिल्ली से धर्मशाला जाएंगे। वापसी के दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। दलाई लामा ने अपने वाहन से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। दलाई लामा 20 दिसंबर को बोधगया आए थे।
शेखपुरा जिला को शिक्षा व्यवस्था के मामले में पहला स्थान मिला। देश भर में 112 आकांक्षी जिलों की ताज़ा रैंकिंग में शेखपुरा जिला को शिक्षा व्यवस्था के मामले में पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग ने 2017 में देश भर के 112 पिछड़े जिलों के लिए आकांक्षी योजना लागू किया था। इसमें बिहार के 13 जिलों में शेखपुरा भी शामिल है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार परिषद का सबसे बड़ा सम्मान भारत अवार्ड होता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार परिषद का सबसे बड़ा सम्मान भारत अवार्ड वर्ष 2020 के लिए बिहार के अमित राज को दिया जाएगा। 3 दिसंबर 2020 की सुबह सैनिक स्कूल पुरुलिया के छात्र कैडेट अमित राज के पड़ोस में गैस लीक हो जाने पर आग लग गई। शोर सुनने पर अमित ने पड़ोस के घर और उनमें मौजूद 3 बच्चों को आग की लपटों में घिरा पाया तो 2 बच्चों को सुरक्षित निकालकर खुद दुनिया को अलविदा कह गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको आगे बढ़ने का हिम्मत मिलेगा और आने वाले समय में फिर आगे वीडियो बनाएंगे और आपको लेटेस्ट न्यूज़ उपलब्ध कराएंगे और करंट अफेयर्स उपलब्ध कराएंगे। अगला करंट अफेयर्स, जाति आधारित गणना के पहले चरण की समाप्ति 21 जनवरी को। बिहार में जाति आधारित गणना के पहले चरण की समाप्ति 21 जनवरी को हो रही है। मकान नंबरीकरण एवं परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने का काम चल रहा है। करीब 14 लाख परिवारों का सर्वेक्षण 20 जनवरी तक किया गया है। कई गणना खंडों एवं उपखंडों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी सह गणना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह लगातार इसकी ओर प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। अब तक सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 13,97,484 है। 324 पदों के लिए 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी को होगी। बीपीएससी की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 324 पदों के लिए 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी को होगी। रिजल्ट का प्रकाशन 27 मार्च को संभावित है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 12 मई तथा रिजल्ट का प्रकाशन 26 जुलाई को होगा। साक्षात्कार अगस्त में आरंभ होगा। अंतिम रूप से परीक्षा का परिणाम 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मुस्लिमों के बहुविवाह एवं हलाला पर सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय बेंच गठित करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुस्लिमों में बहुविवाह व निकाह हलाला प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वह नई 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की पीठ ने इस मुद्दे पर कहा। एक जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय उस दलील पर संज्ञान लिया कि नई 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछली संविधान पीठ के 2 न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम एक पीठ गठित करेंगे और इस मामले को ध्यान रखेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच दंगल तीसरे दिन खत्म हो गया। WFI अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ शुक्रवार देर रात बैठक के साथ आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे। खेल मंत्रालय शनिवार को समिति के सदस्यों की घोषणा करेगा। यह समिति 4 सप्ताह में सभी आरोपों की जांच करेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह WFI से खुद को अलग रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बिहार को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाएं स्वीकार की जाती है तो राज्य यह कैसे तय करेगा कि आरक्षण किसे दिया जाना है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। यह आदेश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किया। बिहार सरकार ने 7 जनवरी से जातिगत गणना शुरू की है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।